दोस्तों नमस्कार। क्या आपको लगता है कि 2024 में विकास कोई मुद्दा होगा? क्या आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के भीतर में जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वह मुद्दा हो सकता है? क्या वाकई आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं जो एक के बाद एक हर राज्य में ऐलान होती हैं वह 2024 का मुद्दा बन सकता है? इस देश की इकोनॉमी मुद्दा बन सकती है। इस देश के भीतर में इकोनॉमिक ग्रोथ का सपना 2024 का मुद्दा बन सकता है। कॉरपोरेट की कुलांचे मारती हुई नेटवर्थ की स्थिति और दुनिया भर के भीतर भारत एक बाजार के तौर पर मौजूद है, क्या यह मुद्दा बन सकता है? मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि अब आईएमएफ की जो रिपोर्ट दिखाई दे रही है उसमें 2023 के नवंबर दिसंबर के बाद भारत भी उस अंतर्राष्ट्रीय रिसेशन का शिकार होगा। और भारत के भीतर अगर अंतर्राष्ट्रीय मंदी ने आहट दे दी तो फिर भूल जाइए कि मई 2024 में इस देश के भीतर क्या हालात होंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में अर्थव्यवस्था इस बात की इजाजत देती ही नहीं है कि सरकार इकोनॉमी की पीठ पर सवार होकर इस देश से ऐलान करे, इस देश से आह्वान करे कि आप हमें चुनाव जिता दीजिए और उसके बाद देखिए देश कैसे विकास के पथ पर दौड़ता चला जाएगा। जी नहीं, वोट इससे नहीं मिलेंगे। वोट तो सरकार को पता है कि जो सीधे बैंकों में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है उससे मिलेगा। सरकार को पता है जो 5 किलो अनाज फ्री में दिया जाता है वोट कुछ उससे भी मिल जाएगा। सरकार को पता है जो कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं और हर योजना की हरी झंडी दिखानी हो या फिर लोकार्पण करना हो, प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर जो कुछ कहते हैं जरा गौर कीजिएगा वह किन बातों का जिक्र करते हैं और उन बातों से इस देश का कौन सा वोटर प्रभावित होता है। तो क्या वही मुद्दा होगा? वह भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी परिस्थिति जो 2024 की दिशा में लगातार बन रही है उसमें 3 मुद्दे एक झटके में बड़े हो चले हैं। पहला मुद्दा इस देश के भीतर में वोटरों के ध्रुवीकरण, वह भी धर्म के आश्रय, यानी सांप्रदायिक हिंसा की जो नजारा मौजूदा वक्त में जो आपको 7 राज्यों में नजर आया और उसमें खास तौर से बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र का नजारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी जहां कमजोर है और इस देश के भीतर में 101 सीट ऐसी है जो सही मायने में मुस्लिम वोटरों के प्रभाव में आती है। लेकिन जब जब सांप्रदायिक परिस्थितियां इस देश में चलती है और वोटरों का ध्रुवीकरण होता है उसके साथ नई परिस्थिति यही निकलती है कि झटके में जातीय समीकरण धूमिल पड़ जाते हैं और वह 101 सीट अगर 2014 का जिक्र कीजिएगा तो उसमें से लगभग 67 सीट बीजेपी जीत गई। 2019 का जिक्र कीजिएगा तो 101 सीट में से लगभग 81 सीट बीजेपी जीत गई। और अगर यह परिस्थिति ना निकली तो इसका मतलब बहुत साफ है कि डेवलपमेंट के आश्रय इन 101 सीटों को इसलिए प्रभावित नहीं किया जा सकता है कि इस देश के भीतर गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले समुदायों को अगर आप चिन्हित कीजिएगा उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इस देश का हो सकता है पासमानदा मुसलमान हो या इस देश के भीतर में मुस्लिम, दलित और ओबीसी उस दायरे में आ रहा हो। अपर कास्ट के भी कुछ लोग आएंगे उस दायरे में, इससे इनकार किया नहीं जा सकता है। यानी इकोनॉमी मैटर नहीं करती और यहीं से एक दूसरा सवाल निकलता है, क्या महज सांप्रदायिक हिंसा के जरिए इस देश के वोटरों का ध्रुवीकरण होगा? जी नहीं। इसके बाद राजनीतिक तौर पर जो तमाम प्रभावी राजनीतिक दल हैं उनकी पाइपलाइन कैसे काटी जाए जो इकोनॉमी के लिहाज से चुनाव के वक्त उस राजनीतिक दल को मजबूत करती है और इस मजबूती के दायरे में देश के छत्र पाते हैं। उसमें आप नाम शिवसेना का ले सकते हैं, एनसीपी का ले सकते हैं, आरजेडी का ले सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड का ले सकते हैं, समाजवादी पार्टी का भी ले सकते हैं और बीआरएस यानी उससे पहले की टीआरएस का नाम भी ले सकते हैं। इनकी पाइपलाइन काटनी होगी और पाइपलाइन काटने का मतलब बहुत साफ है कि इस देश के अदालतों के पास या फिर जांच एजेंसियों के दायरे में बहुत सारे लोगों के नाम आने वाले हैं। इस देश में छापे पड़ेंगे, इस देश के भीतर में फाइलें खुलेंगी, चार्जशीट तैयार हो या ना हो, लेकिन गिरफ्तारी का
नया चेहरा इस दौर में नजर आएगा। डायमंड जुबली जब समारोह मनाया जा रहा है सीबीआई का, तो उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा और कौन सा जिक्र करके किस निर्देश के तहत कौन सा इशारा कर दिया। तीसरी परिस्थिति कहीं ज्यादा नाजुक इस देश के भीतर की है, जहां पे बीजेपी, आरएसएस और सत्ता को अपनी मजबूती दिखानी है और जो बड़े नेता अलग अलग छत्रप के तौर पर हैं या राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं और वोट बैंक को जमा कर सकते हैं, उनकी भी फाइल इसी रूप में जो सीबीआई, ईडी और आईटी इस जरिए भी खुलेगी और उनके अपने वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जातीय समीकरण यानी सोशल इंजीनियरिंग और सांप्रदायिक हिंसा का कोई नया चेहरा इस दौर में हो सकता है, आपको नजर आने लगे। हमें लगता है कि कुछ पन्ने पहले आपके सामने खोल देते हैं ये, क्योंकि यह 2024 का एक ऐसा ट्रेलर है, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या का जिक्र नहीं किया, राम मंदिर का जिक्र नहीं किया था। याद कीजिए, उस समय मनमोहन सिंह की गवर्नेंस निशाने पर थी, इसीलिए अब की बार मोदी सरकार का जिक्र था। वहां से जब सफर शुरू कीजिएगा तो मौजूदा वक्त की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर हो सकता है आने वाले वक्त में आपको एक नया नारा सुनाई दे। तीसरी बार भाजपा सरकार, मोदी शब्द गायब हो जाए, इसको लेकर मंथन आरएसएस के भीतर चल रहा है। लेकिन सवाल यह भी नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि आखिर बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार के अलग होने के बाद क्या वाकई बीजेपी को कटघरे में राजनीतिक तौर पर खड़ा कर रही है? क्या वाकई ऐसी परिस्थिति बन चुकी है जहां पर बीजेपी को लगने लगा है कि उसके पास जो सीटें थी वो गायब हो जाएंगी और ममता बनर्जी तो अपने बूते खड़ी है? तो ममता बनर्जी और बीजेपी पश्चिम बंगाल में उस दौर में लेफ्ट और कांग्रेस कहीं नहीं। 2024 का हम आपसे जिक्र करते हुए 2019 की याद दिला रहे हैं। तो पहले राज्यवार जरा एक ट्रेवल कीजिए। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी ने 17 सीट जीती, सहयोग में नीतीश थे तो 16 सीट जीती, एलजेपी ने 6 सीट जीती। एक लिहाज से समूचा बिहार समेट लिया था बीजेपी ने। आज की तारीख में नीतीश उनके साथ नहीं खड़े हैं, एलजेपी टूट चुकी है, बीजेपी अपने बूते है, जिसके पास अपना चेहरा उस ओबीसी के रूप में नहीं है जिसके जरिए वह पहचान बना पाए, बता पाए कि वह अपर कास्ट से जुड़ी हुई नहीं है, या उसके नेता जो ओबीसी के हैं उनका अपना राजनीतिक वोट बैंक तेजस्वी या नीतीश की तुलना में बड़ा हो, संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं टकराव हो, वोट बैंक पुराना मौजूद रह जाए लेकिन सीटें कम हो जाए, तो क्या बीजेपी सक्षम होगी इस सोशल इंजीनियरिंग के दायरे में खुद को ला पाने की स्थिति में? तो आपको तुरंत याद आएगा, अच्छा तो क्या सासाराम और नालंदा का राजनीतिक प्रयोग इसीलिए हुआ? फिर आपके जहन में आएगा नीतीश कुमार अपने पीछे लाल किले के पोस्टर को बनाकर इफ्तार पार्टी में ऐसे वक्त क्यों बैठे जब पता था कि विपक्ष कहेगा जब राज्य में दंगों की स्थिति बन रही है, नालंदा और सासाराम प्रभावित है, तब आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। और कहा भी गया कि देखिए जब बिहार जल रहा है तो नीरव बांसुरी बजा रहा है। स्थिति एक कदम और आगे गई जिसमें इस बात का खुले तौर पर जिक्र किया गया कि यह मोहम्मद बिन तुगलक है, जो एक वक्त दिल्ली से दौलताबाद भी चीज़ों को ले गए थे। तो बिहार को लेकर नीतीश कुमार का जो सपना था दिल्ली को लेकर, वह टूट ना पाए, इसीलिए उन्होंने लाल किला पीछे लगा दिया जानते समझते हुए। लेकिन बिहार की राजनीति के भीतर जब आप झांकिएगा तो आपको बीजेपी अपने बूते सिंगल डिजिट में भी नजर नहीं आएगी, यह उसका सच है। उसको नेता चाहिए जो बिहार के जातीय समीकरण के भीतर से निकला हुआ हो, और बीजेपी के वोट बैंक अगर उसके साथ मिल जाएं तो यह कॉकटेल समूचे बिहार पर कब्जा कर सकता है। यह 2019 के चुनाव में नजर भी आ गया था। तो क्या एक ऐसी स्थिति क्रिएट की जा रही है कि जिसमें बिहार में इस बार सोशल इंजीनियरिंग मायने ना रखे बल्कि धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण की परिस्थितियां बन जाए? यह पहला सवाल बिहार को लेकर है। दूसरा सवाल अगर आप बंगाल में देखें तो बंगाल की 42 सीटों के भीतर बीजेपी ने 22 सीटें जीती थी। 18 सीटें जीती थी, ममता बनर्जी ने 22 सीटें जीती।
बीजेपी की 18 सीट इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि उस समय लेफ्ट और कांग्रेस को वोट देने की स्थिति में जनता नहीं थी और आमने सामने दोनों को खड़ा कर रही थी। राजनीतिक तौर पर हिंदुत्व का प्रयोग जो पश्चिम बंगाल में मोदी सत्ता ने किया, अमित शाह ने किया, उसने सीधे तौर पर उस लेफ्ट मानसिकता को, राहुल गांधी भी जिस कॉर्पोरेटाइजेशन से हटकर पहली बार किसान मजदूर का जिक्र कर रहे हैं, वोट बैंक उस दायरे में नहीं आया। यानी सीधे तौर पर 2019 का चुनाव ममता वर्सेस बीजेपी या मोदी के एस्पेक्ट में हिंदुत्व वर्सेस मुस्लिम तुष्टीकरण की दिशा में चला गया और वहां पर रीजनल फोर्स के तौर पर ममता बनर्जी थी। लेकिन इस दौर में जब कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और कांग्रेस और वामपंथी एक साथ आकर खड़े हो रहे हैं, तो अगला सवाल आपके जहन में होगा, क्या वामपंथी और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में खड़े हो जाएं और मुकाबला त्रिकोणीय नजर आने लगे तो यह बीजेपी के लिए लाभदायक होगा और ममता बनर्जी से सीधे टकराना ना पड़े, क्या यह उसके लिए लाभदायक होगा? यकीनी तौर पर, क्योंकि बीजेपी का वोट कांग्रेस और लेफ्ट को नहीं मिलेगा, वोट ममता बनर्जी से ही खिसकेगा। इसलिए एक नई रणनीति पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी ने अपने तौर पर शुरू की और राष्ट्रीय तौर पर जो मान्यता कांग्रेस को कैसे मिले, इसका भी प्रयास उन क्षेत्रों में हो रहा है जहां सीधे छत्रप से टकराने की जरूरत बीजेपी को ना पड़े। यह बंगाल का एक नायाब दूसरा बीजेपी का राजनीतिक प्रयोग है। तीसरी परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर में देखिए, 48 सीटें, 23 सीट पर पिछली बार बीजेपी जीती थी, शिवसेना 18 सीट पर जीती थी लेकिन साथ खड़ी थी, एनसीपी विरोध में थी, सिर्फ 4 सीट जीत पाई, कांग्रेस 1 ही सीट जीत पाई। अब इस दायरे में आइएगा तो महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे आज साथ नहीं है। उनके प्रति जनता की जो नरमी है, उनको शहीद के तौर पर भी देखा जा रहा है और उनसे सब कुछ कैसे छीन लिया एकनाथ शिंदे के जरिए, जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन नहीं है बल्कि बीजेपी के मंच पे वो खड़े हैं। तो कैसे इस वोट को मैनेज किया जाए, इसका राजनीतिक प्रयोग भी दरअसल मराठा, दलित या वहां के सोशल इंजीनियरिंग के जरिए संभव नहीं है। इसीलिए अगर आप इन परिस्थिति में इन तीनों राज्यों को देखना शुरू करेंगे, जिस ट्रेलर का जिक्र हो रहा है उसमें आपको बिहार में सासाराम नालंदा, बंगाल में हुबली और हावड़ा, महाराष्ट्र में जलगांव, संभाजीनगर जो औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, और शहरी मिजाज को जीते हुए मुंबई यानी मलाड तक के इलाके को घेरा गया। यह राजनीतिक प्रयोग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देश के भीतर उन जगहों पर क्या आने वाले वक्त में व्यापक तौर पर होने वाला है? शायद होने वाला है। और इस व्यापकता के दायरे में इसके ठीक समानांतर जो करप्शन का मुद्दा है, वो करप्शन का मुद्दा सीधे उन्हीं विपक्षी राजनीतिक दलों से टकराए, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और शायद ये इसलिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चला है कि अगर जो पाइपलाइन पैसे की होती है, वो पाइपलाइन अगर कट कर दी जाए, यानी जो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाता है, अगर उसमें हिस्सेदारी उनकी खत्म की जाए, तो इसीलिए ईडी के अधिकारी हों या सीबीआई के अधिकारी हों या आईटी के अधिकारी हों या तमाम नौकरशाही को जो प्रधानमंत्री संदेश पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता खुले तौर पर इस तरीके से अगर कह रहा है कि सीबीआई को, डायमंड जुबली में कहता है कि सीबीआई कि आप लोग जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बेहद ताकतवर लोग हैं, बरसों तक सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, आपको अपने काम पर फोकस रखना है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। सामान्य तौर पे कहा जाता है कि जो स्वायत्त संस्थाएं होती हैं उसे सत्ता निर्देश नहीं देती है, उनको बताती नहीं, और ख़ास तौर से सीबीआई, जिसको एक वक्त सुप्रीम कोर्ट ने तोता कह दिया, सीबीआई जिसको खुद अमित शाह ने कहा कि उनके ऊपर दबाव सीबीआई का रहा मनमोहन सिंह के काल में कि आप एक इनकाउंटर में मुख्यमंत्री मोदी का नाम ले लीजिए, वह सीबीआई मौजूदा वक्त में जब समूची बीजेपी को छोड़कर उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आरोप हैं और 125 सांसद और विधायकों के नाम और उनके लिस्ट सीबीआई के पास है जिस पर उसको कार्रवाई करनी है, उस सीबीआई को ईमानदारी का पाठ, उस सीबीआई को कार्य करने की बात, उस सीबीआई को भ्रष्टाचारी और ताकतवर और सिस्टम बना चुका है, हम उस सिस्टम को तोड़ देंगे, हम उस ताकतवर लोगों को खत्म कर देंगे। ये मैसेज बहुत साफ राजनीतिक तौर पर है। और जब राजनीति सीधा संदेश
इस देश में गवर्नेंस के साथ चलते हुए नौकरशाही को देती है, तो नौकरशाही का राजनीतिकरण कैसे होता है, इसका जिक्र कोई इस प्रोसेस में अगर आप देखिएगा तो आपको गुजरात याद आ जाएगा। गुजरात में 2002 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ के दंगों के बाद पहुँचे, तो पत्रकार जब उनसे पूछ रहे थे तो उन्होंने ओपनली तो ये कहा कि दरअसल राजधर्म कोई चीज़ होती है, और वहाँ के मुख्यमंत्री से कहा कि दरअसल नरेंद्र भाई राजधर्म को अपनाएंगे। लेकिन बाद में दिल्ली पहुंचकर जब उनको पार्लियामेंट में सवाल किया गया तो उन्होंने एक चीज़ कही। उन्होंने कहा कि दरअसल गवर्नेंस अगर पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए सिस्टम को अपने अनुकूल कर ले तो शायद ऐसे दंगों को राजनीतिकरण बड़ी तेजी से होता है, और हमें ये लग रहा है कि ऐसा सिस्टम गुजरात के भीतर ना बन पाए। और ये पूरे देश के भीतर का एक सवाल है कि जब गवर्नेंस ही उस सिस्टम को बनाने लगे जिस सिस्टम के जरिए उसको लाभ मिले, और गवर्नेंस राजनीतिक सत्ता का ढाल बनकर खड़ा हो जाए कि उसको सियासी लाभ देना है, तो कौन सी प्रक्रिया और प्रोसेस होता है, ये खुले तौर पर इस देश में नजर आया है। इसीलिए ध्यान दीजिए कि जब ईडी के अधिकारी को बार बार उनका एक्सटेंशन किया जाता है, और एक्सटेंशन के तहत सरकार कैबिनेट की बैठक में उसको पास करती है, 1 बार 2 बार 3 बार एक्सटेंशन मिल जाता है, और ईडी उस दौर में और सक्रिय और सक्रिय और सक्रिय होती है, तब अगला सवाल आता है कि अगर गवर्नेंस के तौर पर हमने चीज़ों को संभाल लिया और वोट फिर भी हमारे अनुकूल नहीं है, तब इस समाज के ऊपर प्रभाव डालने के लिए और वोटों के ध्रुवीकरण करने की दिशा में परिस्थितियां नए तरीके से बननी शुरू हो जाती है। हमें लगता है एक लिस्ट और आपको जानकारी होनी चाहिए। इस देश के भीतर में जो विपक्षी नेताओं के साथ जो छत्रपों की सत्ता जहाँ जहाँ है, उसमें 6 राज्यों के नाम: पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और उसमें ख़ास तौर से जिक्र यहाँ पर हमको लगता है आंध्र प्रदेश का भी करना चाहिए, क्योंकि उसकी भी एक फ़हरिस्त हम लोग के आंखों के सामने है। झारखंड की फ़हरिस्त भी हमारे सामने इस समय है। इन जगहों पर जो व्यापारी तबका है और जो वहाँ के छत्रपों की सत्ता को पॉलिटिकल फंडिंग करता है, और जिसको ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया जाता है कि हाँ, हमने इनको पॉलिटिकल फंडिंग की है, उनकी संख्या इन 6 राज्यों में तकरीबन 1072 है। इन 1072 में से 764 के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी अपनी कार्रवाई कर चुकी है। कर चुकी का मतलब है किया तो उन्होंने सबके खिलाफ है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई का मतलब यह है कि उनके डॉक्यूमेंटेशन हो चला है। इसमें से 312 को लेकर चार्जशीट भी है, अपने तौर पर भेजी गई। अब आप इसमें कन्विक्शन रेट मत पूछिएगा कि किनको सजा हुई नहीं हुई, इसका कोई मैटर नहीं करता, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये जो 1000 से ज़्यादा जो वो तबका है जो पॉलिटिकल फंडिंग करता है, उसमें लगभग 562 ऐसे लोग हैं जो इन 6 राज्यों पे छत्रपों के सत्ता यानी मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग हैं, और वो अलग अलग जगहों पर नजर आते हैं। यानी 2024 तक 3-4 बातों की रवानगी आपको बहुत साफ दिखाई देगी। पहली रवानगी इस देश के भीतर में निचले स्तर पर वोटरों को प्रभावित करने के लिए समाज के भीतर जो आपको पिछले दिनों जो 6 राज्यों में नज़र आया, उसमें हमने आपको 3 राज्यों का बताया। उसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, हरियाणा के सोनीपत में, गुजरात के वडोदरा में, कर्नाटक के हासन में, इन जगहों पर भी कहीं एक सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़कर वहाँ की परिस्थितियों को इस रूप में खड़ा किया गया जिसमें समीकरण पूरे तरीके से हिंदू मुस्लिम वाले बन जाएं। ऐसी परिस्थिति आ गई, और सुरक्षा इस देश के भीतर में एक हिंदूवादी पार्टी के तौर पर बीजेपी की मौजूदगी है। इस बात को पुष्ट करने के लिए अलग अलग माध्यमों से जो भी चीज़ें हुई और चली, इससे इनकार कोई नहीं करेगा। जो क्षेत्रीय पार्टियां थी और कांग्रेस भी अपने तौर पर जो काम कर रही थी, उसकी भी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वह इस तमगे को अभी भी खारिज नहीं कर पाई कि बीजेपी लगातार खुद को हिंदूवादी पार्टी बताते हुए जो दूसरे विपक्ष है उसको मुस्लिम तुष्टीकरण के दायरे में खड़ा कर दे, और इसको काउंटर कर पाने की स्थिति में अभी विपक्ष नहीं आ पाया है। और अगर विपक्ष नहीं आ पाया है और जातीय समीकरण को उसने ओबीसी के दायरे में आकर साध लिया, जहां उसने कहा कि जनसंख्या
की जनगणना होनी चाहिए, कितना है। बीजेपी पीछे हटती चली गई, लेकिन यूपी, बिहार तमाम जगहों पे नेता ओबीसी के सामने आ गए। यानी जातीय समीकरण को साधने की स्थिति में इस देश में विपक्षी आ चुके हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के आश्रय इस देश में वोट बैंक को बांटने की परिस्थिति में सेंध लगा स्थिति में अभी विपक्ष नहीं आ पाया है। यह इस बार भी नजर आने लगा है। अगला सवाल जो है, जो हम नाम ले रहे थे तमाम व्यापारियों का और जिन परिस्थितियों का नाम ले रहे थे, इसमें हमको लगता है एक चीज और समझने की जरूरत है। जो उद्धव ठाकरे की भूमिका है, जो नीतीश कुमार की भूमिका है, जो ममता बनर्जी की भूमिका है, जो तेजस्वी यादव की भूमिका है, जो अखिलेश की भूमिका है, इसमें से कुछ नेता ऐसे हैं जिनके लिए 2024 अस्तित्व की लड़ाई है। और जब अस्तित्व की लड़ाई आप लड़ रहे होते हैं तो आप अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी भी दिशा में जा सकते हैं। वो कौन सी दिशा होगी, यह कोई बहुत चिंतन का विषय नहीं है, लेकिन अस्तित्व को बचाने के लिए कोई भी किसी भी दिशा में जा सकता है। इसमें सिर्फ एक ममता बनर्जी ऐसी है जो अपने तौर पर खड़ी है और वह बीजेपी के साथ नहीं जा सकती हैं इलेक्शन के मद्देनजर। दूसरी बात, क्या वाकई नीतीश कुमार जा सकते हैं? ये सवाल बार बार बिहार की राजनीति में गूंजता है। इसका अगला सवाल यह भी रहता है, क्या उद्धव ठाकरे भी कब तक 2024 तक मेंटेन कर पाएंगे? तीसरी स्थिति आती है शरद पवार की भूमिका क्या होगी। चौथी स्थिति आती है कि अखिलेश और तेजस्वी, यह दोनों तो साथ नहीं जाएंगे क्योंकि इनकी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि ही उस मंडल से निकली है जिसको बीजेपी और आरएसएस के भीतर मान्यता नहीं मिली। और पांचवी परिस्थिति उस वोटरों की जमीन है जिन वोटरों के पास इस देश में किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई विजन नहीं बच पा रहा है। यानी सत्ता हो या विपक्ष हो, इनके पास उस जनता के लिए कोई भी मॉडल नहीं है कि उनके साथ वो कैसे खड़े होंगे। और अगर वो जातीय आधार पर खड़े होते हैं तो बीजेपी सेंध लगा लेती है, धर्म के आधार पर वो खड़े हो नहीं सकते हैं। झटका तो एआईएमआईएम को भी लग चुका है। तब यहां पर एक जो सवाल है कि बीजेपी 2024 तक अगर बाकियों की पाइपलाइन काट रही है और अगर 2023 के दिसंबर तक दुनिया का रिसेशन भारत में दस्तक दे देता है तो बहुत तीखी लड़ाई लड़नी ना पड़े, उसको पहले से ही उस राजनीतिक जमीन को कर्नाटक के चुनाव से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आप बनाना शुरू कर दीजिए। यानी मुनादी कर्नाटक इलेक्शन से ठीक पहले इस बात की हो चली है कि जो राजनीतिक प्रयोग बीजेपी को करने हैं उन्हीं राजनीतिक प्रयोगों के इर्द गिर्द या तो विपक्ष ताना बाना बुने या विपक्ष अपना ग्राउंड अपनी राजनीतिक जमीन के आश्रय बना सके। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी में यह दम नहीं कि अपने आप को इस रूप में प्रभावी कर सके। एक बची कांग्रेस। कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट उसका अपना अंतर्विरोध इस दौर में आर्थिक मुद्दों को लेकर आया है, जिसमें एक नाम अडानी का भी आता है, जिसका जिक्र आजकल बीजेपी की भी नेता कहते हैं कि देखिए राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार है तो अडानी के प्रोजेक्ट्स को वहां मान्यता क्यों? इन सवालों को वो उठाते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस 20,000 करोड़ का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से मानहानि के मुकदमे उन पे लग गए, यह जो दाव है इसको लेकर भी दो तीन धारणाएं अलग अलग है। क्या छत्रपों को खत्म करने के लिए कांग्रेस की जरूरत बीजेपी को तो नहीं पड़ गई है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, कांग्रेस की सक्रियता राजनीतिक तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर सक्रिय हो जाए, इसीलिए कांग्रेस पहले राउंड में 2024 के चुनाव तक ये चाहती है कि उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की सक्रियता तो नजर आए। बाद में परिस्थिति को देखेंगे और उस दौर में हम छत्रपों से हाथ भी मिला लें और छत्रपों का गुणगान भी इस दौर में करने लगे और छत्रपों को भी महसूस होने लगा कि वह कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए, तो क्या ये समीकरण नई परिस्थिति खड़ी कर सकते हैं? और यही वो सवाल है जो बीजेपी को डरा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छवि जिस डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड इकोनॉमी, भारत की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, विकास दर, इन माध्यमों से बनाई है, वह स्थिति लोगों के लिए अनुकूल नहीं बच पा रही है, क्योंकि उनकी अपनी माली हालत, आर्थिक परिस्थितियां नाजुक है और कॉरपोरेट के लिहाज से देश चलाने की परिस्थिति में अब विपक्ष ने अगर उसको मुद्दा बनाया है तो वह मुद्दा 2024 तक ना जाए, इसका प्रयास अब बीजेपी करने की दिशा में
खुले तौर पर मैदान में आ चुकी है। दो प्रयोग, सबसे बड़े प्रयोग जो 2024 को लेकर आपको नजर आने वाले हैं। पहला प्रयोग, इस देश के भीतर में तमाम विपक्ष के राजनीतिक दल, वो क्षत्रप हो या राष्ट्रीय हो, उनको कैसे कटघरे में खड़ा किया जाएगा और कानूनी जामा पहना कर किया जाएगा, यह आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरी बात, इस देश में वोटरों का ध्रुवीकरण करने के लिए जो सियासत की शुरुआत माना जा रहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ कर शुरू होगी, उसका कोई नया चेहरा आपके सामने उभर कर आ सकता है। और इन दोनों से सटी हुई तीसरी बात, इस दौर में आपको डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास, जीडीपी, यह मुद्दे गायब होते हुए नजर आएंगे। तो सचेत जनता को रहना है, तय उसे करना है। ये सारे प्रयोग और सारे ट्रेलर महज लाल किले का पोस्टर पीछे लगाकर बैठने से रास्ता नहीं दिखाएंगे। यह लाल किला भी जनता को उलझाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।